नमस्कार, मैं हूं झुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस और पत्रकारों के सामने एक जैसी चुनौतियां। कार्यशाला में बोले एसपी कुमार राष्ट्रदीप। लटक रहे हैं बिजली की तार, परेशान है लोग, सत्ते में आए पार्षद। जबरन किन्नर बनाने के आरोप को नकारा, पुलिस से मिले किन्नरों का प्रतिनिधिमंडल। नोहर थाना परिसर में भोजन कक्ष का लोकार्पण, एसपी ने की जन सहयोग की सराहना। अब समाचार विस्तार से। खबरों को कवर करने वाले पत्रकार आज खुद कार्यशाला में नजर आए। मौका था डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की ओर से आयोजित वर्कशॉप का। होटल क्लासिक में हुई कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकारों के अलावा हनुमानगढ़ के एसपी कुमार राष्ट्रदीप और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दिलीप जाखड़ ने भी विचार व्यक्त किए। होटल क्लासिक में हुई कार्यशाला। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कार्यशाला में विषय था पुलिस और पत्रकार के बीच संबंध। एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने माना कि पुलिस और पत्रकार के बीच अटूट संबंध है। दोनों के साथ एक जैसी चुनौतियां हैं, चुनौतियां भी साख बचाने की, विश्वास बढ़ाने की, विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित करने की। एसपी ने कहा कि इसके लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए ताकि समाज के लिए बेहतर किया जा सके। और अगर देखा जाए तो लगभग अपेक्षाएं भी जनता की हम सभी से एक जैसी हैं। हमारा काम भी यही है कि हम सोशल रिफॉर्म के लिए काम करते हैं, जो कि अपेक्षा हमसे हमारा संविधान भी करता है, लोग भी करते हैं कि सही को बढ़ावा दें और गलत को रोकें। पत्रकारों का भी यही काम है कि जितना अधिक से अधिक हो सके वो सही चीज़ों को सामने लाएं, लोगों को जागरूक बनाएं और लोगों का विश्वास सिस्टम में बना रहे। उसके लिए अपना पक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि लोगों को ये नहीं लगे कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, लोगों को ये लगे कि नहीं, बदलाव के लिए ये किया जा रहा है। आज की चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं आप सभी के सामने, क्योंकि पत्रकारों को जीरो से शुरू करना होता है। मैं मानता हूँ हर पत्रकार खुद अपनी डिग्निटी गेन करता है कि भाई मैं इस लेवल का पत्रकार हूँ, उसको शुरू करना होता है शून्य से। हमारे लिए शायद आसान है कि हम एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक लेवल से शुरू करते हैं। आप सभी के लिए चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। एसपी ने माना कि बदलाव के युग में मीडिया का वर्चस्व बढ़ा है। लोग मीडिया से उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास को कायम रखना भी पत्रकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अखबारों को क्राइम की खबरों से भरने से बेहतर है कुछ अच्छी बातें भी प्रमुखता से प्रकाशित हों, जिससे समाज में उदाहरण बन सके। ट्रस्ट की कमी कहीं ना कहीं इसीलिए है कि हमने समय के साथ में उन चीज़ों को दिखाना कम किया है जो लोगों में विश्वास पैदा करते हैं। खासतौर से क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में अगर मैं कहूँ तो जो मैं खुद महसूस करता हूँ, क्राइम निश्चित रूप से हम ये बता रहे हैं कि क्या हुआ, घटना कैसे हुई, किसकी गलतियां थी, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, पर कहीं ना कहीं ये बताने में कमियां हैं कि क्या किया जा रहा है जिससे कि सिस्टम में विश्वास लोगों का बना रहे। एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने खास बिंदुओं की ओर ध्यान इंगित करते हुए कहा कि पत्रकारों को गरिमा का बखूबी ध्यान रखना चाहिए, इसी से उनकी पहचान है। बात बात में वे पत्रकारों को खबरों के बीच की खबर खोजने की नसीहत देने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि तथ्य को समझे बगैर खबर लिखने का अंजाम ठीक नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पत्रकारिता में वो थोड़ी बहुत बातें भी ज़रूर शामिल हों जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो रहा है जिससे कि आपको सिस्टम पर विश्वास करने की ज़रूरत भी लगे। लोगों को लगे कि नहीं, कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिससे कि विश्वास लोगों का बना रहे। आखिर में एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने मीडिया से नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि हर जगह पुलिस की छवि को नकारात्मक तरीके से पेश किया जा रहा है। इसमें मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी गलत हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा करना कहां का न्याय है। पत्रकारिता को या यूं कहें कि मीडिया को, जर्नलिज्म को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। चौथा स्तंभ इसीलिए कहते हैं, आप सभी बेहतर जानते हैं। चौथा स्तंभ कहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार यही है कि बाकी सभी सिस्टम काम करता है एक निश्चित दिशा में, जो दिशा उसे संविधान से मिली होती है या फिर जो उसकी ड्यूटी में शामिल होती है। पर पत्रकारिता वो स्तंभ है जो तय करता है कि लोकतंत्र को कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र का रूप क्या होना चाहिए, क्योंकि वही लोगों के पास जाकर के लोगों को ये महसूस कराता है कि वास्तव में इन चीज़ों की आवश्यकता है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। इस चीज़ में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ। एएसपी दिलीप जाखड़ ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में पत्रकारों में खबर को लेकर इंतजार की प्रवृत्ति खत्म हो रही है।
इससे कई बार गलत खबर प्रसारित हो जाती है। इस बात को समझने की जरूरत है। पुलिस विभाग को खास तौर से क्राइम डिटेक्शन के मामलों में, लॉ एंड ऑर्डर में भी इसका थोड़ा सा महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्राइम से संबंधित फील्ड में जो आती है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको बढ़ते हुए क्रम में अपन डील करेंगे। सबसे पहले जो खबरें जल्दबाजी में छापी जाती हैं, जैसा राजू जी ने कहा कि साहब उनके लिए टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे सामने कई बार ये मौके पर खड़े होते हैं, फोन आते हैं प्रेस के साथ, कुछ तो बताओ क्या प्रोग्रेस हुई उसमें। हम ये कहते हैं साहब अभी तो कुछ मामला खुला नहीं है, 2-3 घंटे कम से कम लगे। फिर आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आता है, फिर पौने घंटे बाद फिर फ़ोन आता है। तो वो उनकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ, उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रेस अखबार छपने का टाइम पूरा होता जा रहा है, 8 बज गए, 8:30 बज गए, तो वो जल्दबाजी में कुछ ऐसी खबर छाप देते हैं। कई बार हम भी जल्दबाजी में ऐसी कोई हिंट दे देते हैं, उससे बात तो गलत नहीं होती, लेकिन जल्दबाजी में वो चीज़ आ जाती है जो बाद में प्रॉपर नहीं साबित होती। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दिलीप जाखड़ ने सनसनीखेज खबरों को प्रमुखता देने को समाज के लिए अनुचित बताया। उन्होंने इस तरह की खबरों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। जाखड़ ने कहा कि पत्रकारों की नीयत साफ हो तो फिर खबर को लेकर कोई संदेह नहीं रहता, क्योंकि फिर गलत कुछ भी नहीं होता। सच को सच कहने की किसी को दिक्कत नहीं होती। इससे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बढ़ते क्रम में, वो है सनसनी बनाने के लिए जो सनसनीखेज खबरें छापी जाती हैं। आपकी मजबूरी है, जहाँ साहब ने जैसे बताया कि हमें अखबार बेचना होता है, और नेचुरली बिक्री के लिए जो चीज़ है वो उसमें सबसे बड़ा एंगल तो मार्केट का ही है। अब मार्केट में बिक्री अगर सनसनीखेज खबरों की है तो सनसनी बनाने के लिए कई बार उसमें नमक मिर्च लगा दिया जाता है। एज पुलिस ऑफिसर मुझे भी ये लगता है, कई बार पुलिस की मीटिंग में इस तरह की बात आती है कि साहब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के छाप दिया, लेकिन आप लोगों की मजबूरी समझने के बावजूद भी, हर एक वर्ग की अपनी मजबूरी है, लेकिन हम अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एएसपी ने पीठ पत्रकारिता का मुद्दा भी उठाया। उन खबरों पर भी सवाल उठाया जिसमें शेष आगामी अंक में पढ़ने की नसीहत दी जाती है। एएसपी ने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उससे बड़ी 5वीं जो सीढ़ी आती है वो है ब्लैकमेलिंग। ये आरोप पुलिसकर्मी भी लगाते हैं, सिंचाई वाले, पीएचईबी वाले, कई कर्मचारी लगाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि साहब इस तरह की खबरें आती हैं कि ये घोटाला पाया गया और 6 अगले अंक में दिया जाएगा, तो उसका सीधा सा अर्थ क्या होता है वो सब आप सामने कौन आते। प्रेस क्लब के अध्यक्ष मदन अरोड़ा ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं से पत्रकारों को अपडेट रहने का अवसर मिलता है। उन्होंने पत्रकारिता जीवन के अनुभवों को साझा किया और पुलिस के साथ संबंधों पर खुलकर चर्चा की। वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण थरेजा, प्रेस क्लब के महासचिव राजू राम कड़िया आदि ने अधिकारियों का स्वागत किया। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा ने नए पत्रकारों के साथ आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की और खबरों की विश्वसनीयता बनाए रखने पर जोर दिया। बात बात में उन्होंने कह भी दिया कि ब्लैकमेलिंग करने वाले कभी पत्रकार नहीं होते और प्रेस क्लब ऐसे लोगों की पैरवी नहीं करता। अगर ऐसी कोई घटना सामने आए तो पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करे, क्योंकि पत्रकारिता को बचाना प्रेस क्लब का दायित्व है और साफ सुथरी पत्रकारिता करने वालों को भी। अब मूल मुद्दा अपना जो है, चूँकि हम लोग अखबार से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, कि अपराध समाचार की जरूरत क्यों है। कई बार पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो हमारे साथी हैं, वो कहते हैं साहब छोड़ो इस खबर को हटाओ। हम लोग समझते हैं कि अपराध की जो खबर कितना प्रासंगिक है। 2 कारण होते हैं। एक तो हमारे पाठकों की जो भूख है। हमने देखा है कि हमारे जो रीडरशिप है वो खासतौर पर हनुमानगढ़ जिले की बात करें, गंगानगर जिले की बात करें, या पूरे राजस्थान या पूरे देश की बात करें, क्राइम की खबर को पढ़ने वालों की संख्या हमारे सर्वे में ये आया कि बहुत ज़्यादा लोग क्राइम की खबर पढ़ना चाहते हैं। तो ये हमारी ज़रूरत है। अगर हम अखबार बेचते हैं, बेचने का मतलब हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम खबर बेचते हैं, खुलेआम बेचते हैं, तो ये हमारी ज़रूरत है क्राइम की खबर को बेहतरीन तरीके से परोसना है।
चीज़ को देखते हुए क्राइम रिपोर्टिंग, क्योंकि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और चाहे प्रिंट मीडिया हो, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबरें जो होती हैं या तो क्राइम की होती हैं या पॉलिटिक्स की होती हैं। इसलिए क्राइम का जो बड़े ग्रुप है वो क्राइम का अलग से ब्यूरो बनाते हैं, और पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए भी अलग से रहता है, उनका ब्यूरो अलग से रहता है। कोई एक रिपोर्टर जो कांग्रेस देख रहा है तो दूसरा रिपोर्टर जो है वो भाजपा देख रहा है, तीसरा जो वाम व्यक्तियों को देख रहा है। इस तरह से है, तो वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा रुचि की जो खबरें हैं वो समाज को प्रभावित करने वाली खबरें जो क्राइम जो है इसकी रिपोर्टिंग जो है वो समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। न केवल समाज को बल्कि क्राइम की रिपोर्टिंग अगर थोड़ी सी भी रिपोर्टर जो उसके अंदर गलती कर जाए तो एक निर्दोष आदमी किसी को अगर कोई आरोप लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में उसने वो काम किया ही है। अगर वो वास्तव में गुनाहगार है तो हम उसके बारे में कुछ लिखते हैं तो कोई ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन एक बेगुनाह के बारे में जब कुछ हम मतलब इस तरह से छाप देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं, समाचार गठन के करते समय हम तथ्यों की जानकारी नहीं रखते, तो उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा धूलित होती है तो उसको ज़्यादा उसको और उसके परिवार को। पार्षद सुरेश कुमार पूरे प्रकरण से नाराज हैं। उनका आरोप है कि बिजली महकमे के अधिकारी सुनवाई नहीं करते। पार्षद के मुताबिक अगर सोमवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो वे बिजली महकमे के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं वार्ड की कुछ अन्य समस्याओं को लेकर 1 अगस्त से कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना शुरू करेंगे। यह है वार्ड नंबर 7 का क्षेत्र। पोल के पास लटक रहे हैं तार, कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा। नागरिक सहमे हुए हैं, बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों में दहशत है, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को कोई परवाह नहीं। कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा लोगों में आक्रोश है। अपने घर दे मूरे जमा नीचे है बिजली वाली, मेरे पोते पोतियों बहुत खतरा है, जो बाहर निकल जाए खतरा ही खतरा है, तो सारे साधन टपदे ताब चढ़ते हैं, ते सूत की जाए 15 दिन हो गए है। घरों आ रहा सी मैं ते मेरे गल विच तार लग गई, मैं थले गिर गया, लाइट नहीं सी, जे लाइट नहीं मैं मर जाता। ये कई दिन की लाइट नीचे है तो लंघन की खाई बड़ी होंगी मैनू। नंबर 6 वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर ये 9 दिन हो गए जी, ये तार जो नीचे झुकी हुई है, इधर से हम आते जाते हैं तो हमारे को दिक्कत होती है। पार्षद सुरेश कुमार पूरे प्रकरण से नाराज हैं। उनका आरोप है कि बिजली महकमे के अधिकारी सुनवाई नहीं करते। पार्षद के मुताबिक अगर सोमवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो वे बिजली महकमे के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं वार्ड के कुछ अन्य समस्याओं को लेकर 1 अगस्त से कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना शुरू करेंगे। ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, जब शाम को करीबन 6 6:30 बजे यहाँ एक खंभा टूटा था, तो मैंने उस टाइम में अयन साहब से संपर्क करा फ़ोन पे। मैं कहा साहब एक खंभा टूट गया मेरी गली में और इसको चकाया जाए, लेकिन अयन साहब ने एक ही जवाब दिया मेरे को, क्या सुरेश जी कल करा देंगे। मैं कहा कल कहाँ करा दोगे, यहाँ पे मैं क्या खंभा रास्ते ब्लॉक हो गया। मैं कहा इसको अभी कराइए आप, तार टूट गई, मैं कहा नीचे गिरी हुई है। फिर उन्होंने क्या करा, कर्मचारी भेजे आपके और ये तार बंधवा दी। तो कर्मचारी हमारे को कह गए जी ऐसे है, अब तो हम ऐसे टेम्पररी बांध के जा रहे हैं और सुबह आके इसको हम ऊपर कर जाएंगे। तो उस बात को मैंने करीबन हो गया मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन हो गए, तो मैंने 2-3 बारी उनसे संपर्क करा और पिछले सोमवार को मैंने क्या नाम है कमिश्नर साहब को कहा, उसके अपने अयन साहब को कहा, मैं कहा साहब मैं ये लेटर आपको दे रहा हूँ मैं लिख के, और मेरी ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी करी जाए। उसमें क्या 1-2 और समस्या थी मेरी, तो अब मैंने ये आज से अप्रैल में यहाँ से नगर परिषद से चेक कटवा दिया, यहाँ पे एक खंभा लगवाना था, ये नीचा था जब, और कई जगह खंभे देखे जी हम करवा देंगे। उस बात को आज 2 महीने से ऊपर हो गए, 2 महीने के अप्रैल में, हाँ 10 अप्रैल को चेक दिया था हमने वहाँ पे। अब क्या है कि हफ्ता पहले मैंने उनसे बात करी, मैं साहब वो तार ऊपर कराओ, क्या जी करवा दे। मैं कहा साहब कब वहाँ पे कोई बच्चा मर गया जब करवाओगे आप, तो कराओगे कब है, हालात देखो वहाँ पे ना कोई बस जा रही, बैन की बच्चों की स्कूल की बैन नहीं जाती, बच्चे खेल नहीं पा रहे, बताओ 4 फुट दूरी पे मेन लाइन जा रही है, तो क्या जी करवा देंगे। अब मैंने तो लेटर लिख दिया उनको मेरे लेटर पैड पे अयन साहब को, अगर ये 10 तारीख से अपने 1 तारीख से पहले ये मेरी जो समस्या है, इसमें और भी समस्या लिखी है मैंने,
कच्ची बस्ती की कंपाउंडेज की भी है, उसमें ट्रांसफार्मर लगवाना था। लेकिन अगर मैंने उनको टाइम दिया 10 दिन के अंदर ही इन्होंने करी तो कार्रवाई ठीक है, नहीं तो कलेक्टर के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ये फाइनल है। और ये मैंने लिख के भी दे दिया है कमिश्नर साहब को। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज। द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दीज 2 years। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नकली किन्नर बनाने के मामले में नया मोड़ आ गया। पार्षद नगीनाबाई व पूर्व पार्षद छन्नूबाई और कांग्रेस नेत्री राजहासिना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल डीएसपी नरेंद्र गोदारा से मिला।
और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे दूध का दूध और पानी का पानी करें। पैसों की चकाचौंध और बढ़िया खाने पीने के लालच में युवकों को अब किन्नर बनने से परहेज नहीं। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। खासकर किन्नरों के साथ उनके ग्रुप में ढोल बजाने वाले खुद किन्नर बनकर पैसे कमाने में जुट जाते हैं। हनुमानगढ़ की सुरेशिया में इसी तरह का मामला सामने आया है। एक युवक ने कुछ लोगों पर जबरन हिजड़ा बनाने का आरोप लगाया है। उसने थाने में उन लोगों पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पार्षद नगीनाबाई, पूर्व पार्षद छन्नूबाई के अलावा हिसार कांग्रेस के अध्यक्ष राज हसीना ने डीएसपी नरेंद्र गोदारा से मुलाकात की और शिवानी, सीमा और बाबू खां पर लगे आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। बॉबी मोहंत ने कहा कि शिवानी और सीमा उनकी चेली हैं। उन पर लगे आरोप बेवजह और झूठे हैं। पार्षद नगीनाबाई ने कहा कि इस तरह के आरोपों का कोई मतलब नहीं। आज एसपी साहब के पास हम ज्ञापन देने आए हैं कि कई दिन पहला कोई एक लड़के ने ये आरोप लगाया है कि मेरा बॉबी व शिवानी वगैरह इन्होंने मिल करके लिंग वगैरह काट दिया है। तो हम तो एक ये यहाँ सा लेकर के आए हैं कि ये मामला झूठा है, इनका कोई इसमें रोल नहीं है। अगर कोई अच्छी तरह जांच करेंगे, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो वैसे को उनको सजा दे। हमारे कोई किन्नरों का इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा जो इन पर आरोप लगाया है वो झूठा है बिल्कुल। ये किसी की कोई साजिश है, जैसे भले किस तरह ले लो, किसी की ज़मीन पर कब्जा करना है या कोई जायदाद पर कब्जा करना है, ये इस चीज़ के लिए कोई साजिश रची गई है कि दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे देश में, हिंदुस्तान में सारे में, पंजाब में, हरियाणा में, कहीं भी आप राजस्थान में कहीं भी ले लीजिए, कई स्टेटों में हुआ है, जो घर में बच्चे लोग काम करने के लिए आ जाते हैं, वो काम करने को लालच हो जाता है इस चीज़ का भी, इनकी इतना सोना पहनते हैं, इतना खाते हैं, इतना पीते हैं, इनका ये करते हैं, वो जाके क्या करते हैं ना, और लेडीज़ कपड़े पहन के हमारे घरों से निकल जाते हैं, लेडीज़ कपड़े पहन के बाहरों चोरी चोरी मांगने लग जाते हैं। क्योंकि उनको पता तो है भी इनके घरों में चाहिए, यहाँ हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं जी, ऐसा ऑपरेशन करवा लेते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद में उनको कुछ नहीं मिलता, पुलिस का अपना जरिया बना लेते हैं। क्योंकि हम इज्जतदार लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग ना रात को बाहर निकलते हैं, वो आवारा लोग होते हैं। जैसे कि आप सारे दुनिया जानते हैं, स्टेशनों पे घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हैं। हम लोगों के डेरेदार जो डेरे वाले होंगे, दरवाजे बंद हो जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉबी ले लो, सन्नो जी ले लो, हमारी ये नगीना जी ले लो। और हमारा समाज ऐसा है, कभी घर से बाहर निकलने वाला नहीं होता, क्योंकि सवेरे काम किया और अपने घर आ गए। तो इन लोगों से हमें अपील है, आपसे भी और हमारे पुलिस कर्मचारियों से भी मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमें इस चुंगल से बचाया जाए। ये नकली काम जो कर करके आते हैं, जितने यहाँ पे कम से कम नहीं ज़्यादा और 25-30 और फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। कल को अगर वो भी हो सकता है वो ऐसा काम करके हमारा नाम ले दे, हमें मजबूरी में क्या करना पड़ता है फिर, क्यों हमें तो इज्जत से डरते हैं। पेपरों में आगे लोग सोचेंगे हो सकता है ऐसा काम किया हो। अगर वो ये लिखते हैं, अभी इसने ये लिखा पेपर में स्टेटमेंट दी है कि मैं आदमी था और मेरा लिंक काट दिया गया, चार इंसानों ने मेरा लिंक काटा, मैं बेहोश था, उसने मेरे हाथ पकड़े, उसने मेरे पैर पकड़े। अगर वो बेहोश था तो उसको ये कैसे मालूम है कि मेरे हाथ उसने पकड़े, पैर उसने पकड़े। अगर ये सुनो जी, अगर एक आदमी का कोई अंग कट जाता है, यानी कि व्यक्ति जैसे कहते हैं मैं मर्द हूँ अपने आप में, तो अगर वो मर्द है तो मर्दानी कपड़े पा के केस करे, किसी के ऊपर भी करे। वो लेडीज कपड़े पा के भीख क्यों मांगेगा? तो उनका ये होता है, सब झूठे केस होते हैं, ये कोई सच्चाई नहीं होती। क्यों आम ही आजकल होने लगे पैसों के लालच में और इलाके के लालच में, क्यों बुढ़ा हिजड़ा है, इसको डरा के धमका के वो क्या नाम लेके ये चाहती हैं भी मकान थान हमारे नाम लिख दे, अरे बुढ़ा सड़क पे बैठ जाए। कहने को तो सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे रही है, भौतिक सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, लेकिन नोहर तहसील मुख्यालय पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 3 की बदहाली पर सवाल उठ रहे हैं। पेश है नोहर संवाददाता रमेश तिवारी की खास रिपोर्ट। सरकारी स्कूल इस देश के करोड़ों बच्चों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि निजी स्कूलों का खर्च उठा पाना देश की उस 70% आबादी के लिए बहुत ही मुश्किल है, जो रोजाना 20 रुपए से कम की आमदनी पर अपना जीवन यापन करती हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल ही एक रास्ता बचता है जहां गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। निश्चित तौर पर सरकार ने शिक्षा और खासकर प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं और वह इन योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च भी कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान इसका बेहतरीन उदाहरण है। बावजूद इसके अभी भी ऐसे हालत है कि अधिकांश प्राथमिक स्कूलों की इमारतें जर्जर अवस्था में हैं। यही नहीं,
कभी इन स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है तो चाक नहीं होता, चाक होती है तो बैठने के लिए मेज कुर्सी नहीं होती, होती भी है तो टूटी फूटी। लेकिन हम आज आपको वो पाठशाला दिखाएंगे जहां स्कूल के पास अपना भवन ही नहीं है और भवन के अभाव में ये स्कूल वर्षों से गली गली दर दर भटक रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे के वार्ड नंबर 26 के धक्का बस्ती में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 वर्षों से उपेक्षा का दंश झेल रहा यह विद्यालय वर्षों पहले राजीव गांधी पाठशाला में कर्मोन्नत हुआ था। उसके बाद से स्कूल पर ऐसा ग्रहण लगा कि तभी से यह एक छोटे से किराए के कमरे में संचालित है। महज 8x20 के एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहा और इस कमरे में 89 बच्चों को ठूस ठूस कर इस तरह भरा हुआ है जैसे बाड़े में जानवर। सरकारी दावे तब और खोखले नजर आते हैं जब इस भवन का किराया भी बच्चों को ही वहन करना पड़ता है। उस पर भी स्कूल में जो होना चाहिए वो नहीं है और जो नहीं है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। स्कूल में सफाई होनी चाहिए लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी आपको जरूर नजर आएगी। यहाँ बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी मेज होने चाहिए वो तो नहीं, लेकिन आपको यहाँ अक्सर पशु जरूर देखने को मिल जाएंगे और हादसे को न्योता देती बिजली की खुली नंगी पड़ी तारें। विद्यालय स्टाफ व स्थानीय नागरिकों की लाख कोशिशों के बावजूद भी इस विद्यालय के दिन नहीं फिरे। ऐसा नहीं है कि स्कूल स्टाफ व स्थानीय नागरिकों ने शिक्षा विभाग व सरकार को इस बारे में कभी अवगत नहीं करवाया हो, लेकिन वर्षों से किसी ने इस स्कूल की सुध नहीं ली। प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 वार्ड नंबर 26 के अंदर बहुरहित विद्यालय है, जिसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं और सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सरकार को यहाँ कलेक्टर, SDM, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, नगर पालिका EO को बार बार लिखने के बावजूद भी इस पिछड़े इलाके को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बस्ती के बच्चे गरीब तबके के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक के समुदाय के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं सकते। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ एक विद्यालय है वह किराए के भवन के अंदर है, जिस भवन के अंदर जन सहयोग से किराया भरा जा रहा है और इस विद्यालय में किसी कारणवश अध्यापिका को अवकाश लेना पड़े तो स्कूल बंद होने की स्थिति आ जाती है। हमारे स्कूल के पास भवन नहीं है। हमारा स्कूल इधर भी इधर मोहल्ले में घूमता रहता है। टाइम में दिक्कत आती है। हमारा मन पढ़ाई करने के लिए करता है, हमें दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। हमारे स्कूल में हमारे को पढ़ने के लिए मन करता है, दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। एक पास भवन नहीं है। ये मेरा मकान है और ये मांगे हुए दिया, कोई भी इसका स्कूल नहीं है। ये वो पहले चल रहा था, वो किराए पर था, बच्चों के पास पैसे लेते थे और ये इधर उधर फिर रहे थे बच्चे और मोहल्ले के बच्चे हैं। ये इसमें तो मैं 15-20 दिन के लिए दिया हूँ और इसमें मैं आप खुद आऊँगा। उसके बाद विद्यालय खाली करवाया जाएगा और 15-20 दिन के लिए मैं इसको मांगे दिया हूँ। एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान का जो नारा दिया है, मगर दूसरी तरफ हमारे जो वार्ड नंबर 26 में स्कूल है उसका अभी खुद का भवन नहीं होने की वजह से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। इसलिए जो सरकार की जो सर्व शिक्षा अभियान की जो घोषणा है वो थोथी घोषित हो रही है। अतः इनसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि या तो हमारे राज्य सरकार स्कूल भवन का निर्माण करवाए या नगर पालिका स्तर पर नगर पालिका के द्वारा स्कूल भवन का निर्माण करवाया जा सके, ताकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको सर्व शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हमारे नौर के वार्ड नंबर 26 में एक प्राइमरी विद्यालय है जो कि राजीव गांधी पाठशाला से क्रमोन्नत होकर बना है। पहले वो किराए के भवन में चलता था, अब वो भवन भी नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकांश बच्चे उसमें जो है अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। विद्यालय नहीं होने से हर महीने कहीं इधर कहीं उधर पेड़ों के नीचे, कभी किसी घर में, कभी कहीं विद्यालय को रोजाना घुमाया जा रहा है। हर नए दिन विद्यालय एक नई दिशा के अंदर होता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जल्दी से जल्दी वहाँ एक विद्यालय भवन बना के दिया जाए, चाहे वो नागरिकों के सहयोग से हो, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह प्रायोजित हो। अन्यथा इन अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का भविष्य जो है वो बड़ा खतरे में है। 26 जो कि भंवरहित विद्यालय होने के कारण बच्चे अव्यवस्थित हो रहे हैं। शिक्षा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों को बार बार जो है एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी इन बच्चों को जो है पढ़ाई में अव्यवस्था हो रही है।
शिक्षा से नहीं जुड़ रहे हैं, सारे अल्प समुदाय के हैं जी। और जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी इधर उधर जा रहे हैं। और भवन तो बिल्कुल है नहीं, पहले किराए पे चल रहा था, वो बच्चों से जो है इनके लेके पैसे व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन अब वो भवन ना मिलने के कारण जो है ये स्कूल है व्यवस्थित है, इसकी तरफ जो अधिकारी लोग ज्यादा ध्यान दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। खास बात यह है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले 89 बच्चों में से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस पिछड़े हुए इलाके में बच्चों को शिक्षित करने का यही एकमात्र सहारा है। बस इसलिए अभिभावक और स्टाफ के सदस्य इसे ढोए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि दूसरों का भविष्य संवारने वाला यह विद्यालय अपना कल कब तक निर्धारित कर पाता है। लेकिन इससे बच्चों का भविष्य जहां अंधकार में दिख रहा है, वहीं अभिभावक पशुपेश में हैं कि वो जमीन की व्यवस्था कहां से करें, क्योंकि जो काम सरकार, शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन का है वो इसको लेकर गंभीर नहीं। समाज में पिछड़े, निर्धन व अभावग्रस्त समाज के बच्चे ही बहुतायत में सरकारी स्कूलों की ओर उन्मुख होते हैं। इस वर्ग की आवाज इतनी बुलंद नहीं होती कि वे सत्ताधीशों के कान तक बात पहुंचा सके। यही वजह है कि राज्य के दूरदराज में खोले गए सरकारी स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं। सही मायनों में हम देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जो मैडम वहाँ लगा रखी है वो आई थी कि हम कमरा दे देंगे, हम ढूंढ रहे हैं। उसके लिए हमने जेंट्स अध्यापक को भी लगाया वहाँ एक व्यवस्था के लिए, क्योंकि वो लेडीज फिर नहीं सकती सब जगह, तो कोई प्रबोधक है उनको लगाया, वो उस पर मोहल्ले के हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था अभी कह के गए थे कि व्यवस्था कमरे किराए की तो कर लेंगे, किराया ज्यादा मांग रहे हैं और किराया वो मैडम ही पेड करती है, या फिर वो थोड़ा बहुत कोई चंदे देने वाले होते हैं उनको पेड होता है। अलॉटमेंट हुआ नहीं है, उसको मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि मर्ज यदि नगर में कर दें तो दूरी बहुत ज्यादा हो सकती है। उनके लिए हमने फाइल जो अलॉटमेंट के लिए सारी कुछ प्रक्रिया कर दी। जब बात आई पट्टा बनाने की तो उन्होंने कहा कि उस पर जमीन पे कोई स्टे है, तो वो अलॉटमेंट हो नहीं पाया, वो किराए के कमरे में चल रहे हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नोहर पुलिस थाना परिसर में भोजन कक्ष का लोकार्पण किया गया। समारोह में विधायक अभिषेक मटोरिया और एएसपी हेमंत शर्मा ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। विधायक अभिषेक मटोरिया ने विधायक कोटे से 6 लाख रुपए उपलब्ध करवाए तो कहीं जाकर तैयार हुआ नोहर थाना परिसर में भोजन कक्ष। अब पुलिस कर्मियों को मैस में बेहतर भोजन करने का आनंद मिलेगा। विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि यह समय के हिसाब से आवश्यक था। एएसपी हेमंत शर्मा ने कहा कि नोहर के लोग सहयोगी हैं, जन सहयोग का यह तरीका हमने कहीं नहीं देखा। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष काशीराम गोदारा और थाना प्रभारी अंतर सिंह शोरान आदि मौजूद थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।